नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हिंदुस्तानी निहाल हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने हिंदी व्याकरण में टॉपिक समास लिया है, जिसके 50 बहुविकल्पी प्रश्न लिए हैं और उनमें ऐसे प्रश्न हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो ज़्यादातर पूछे गए हैं। दोस्तों, समास टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। लेखपाल की परीक्षा हो, बीडीओ की हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या सी टेट हो या DSSS हो, सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आप तक मेरी वीडियो जा रही है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ बने रहें। और कोई भी फ्री नोट्स के लिए आप हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, चरण कमल में कौन सा समास है। तो दोस्तों, चरण कमल में कौन सा समास है, इसके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों, तत्पुरुष समास होगा, द्वंद्व समास होगा। यहाँ पर ये द्वंद्व लिखा है, ये यहाँ पर द्वंद्व लिखा है। द्वंद्व लिखा है। दोस्तों, चरण कमल में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास नहीं होगा, क्योंकि द्वंद्व समास में आप इस ट्रिक से याद रखें, जैसे कि यहाँ पर ये ना बना है तो मैंने ये ना अलग बनाया है। वैसे ना अगर बनाए तो ऐसे बनाया जाता है ना, लेकिन मैंने ये इसलिए ऐसा ही बनाया है क्योंकि इसी प्रकार सेम ऐसे ही योजक चिन्ह लगता है। तो दोस्तों, योजक चिन्ह लगता है, तो दोस्तों इसे इस प्रकार याद रखें कि ये जो ना है ये योजक चिन्ह है। जहाँ पर योजक चिन्ह लगेगा वहाँ पर द्वंद्व समास आएगा। और तत्पुरुष समास को आप जानते होंगे, तत्पुरुष समास में विभक्तियाँ आती हैं। दोस्तों, तत्पुरुष समास में विभक्तियाँ आती हैं। और बहुब्री समास का एक मेन पॉइंट है कि बहुब्री समास में दोस्तों क्या होता है, बहुब्री समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। और अगर उसका समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह करने पर बाला, बाली, जिसका, जिसकी अर्थात कोई दूसरा अर्थ निकलता है, वहाँ पर बहुब्री समास होता है। और चरण कमल यहाँ पर दोस्तों चरण कमल में यानी कि चरण के रूपी कमल, यानी कि कमल चरण हैं वो कमल के समान हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कंपैरिजन कराया जा रहा है, तो इसकी तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। चरण कमल में कौन सा समास होगा? चरण कमल में कर्मधारय समास होगा। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप अगर इसे ध्यान नहीं देंगे तो आप बहुब्री भी टिक कर सकते हैं। बहुब्री टिक कर देंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें सीखते हुए चलना है और कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं करना है। दोस्तों, आज का दूसरा क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास है। दोस्तों, समास में ये चौराहा है। आपको मैंने बताया था कि जहाँ पर गिनती वाले शब्द आएँ, क्या काउंटिंग वाले, यानी कि 0 से लेकर 9 तक और 100 से ऊपर तक, तो वहाँ पर कौन सा होता है? जहाँ पर काउंटेबल वर्ड्स हों, यानी कि गिनती वाले, तो वहाँ पर हमेशा द्विगु समास होता है। द्विगु का अर्थ ही होता है द्वि, यानी कि इसे आप देखेंगे द्विगु को तो यानी कि दो, द्विगु ऐसे होता है। और अगर बात की जाए द्विगु में कौन सा समास है, तो द्विगु में भी द्विगु समास होगा, क्योंकि यहाँ पर ये द्वि यानी कि दो लिखे हैं, यानी गु यानी कि द्विगु का अर्थ होता है दो गाय। तो दोस्तों, चौराहा में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास के कितने पद होते हैं। तो दोस्तों, समास के कितने पद होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो आपको पता ही होगा, समास के 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। किसी समास में पूर्व पद प्रधान होता है, किसी समास में उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व मीस होता है पहला, उत्तर मीस होता है बाद में। ऐसे याद रखें कि पहले हम प्रश्न लिखते हैं तो पूर्व पहले हो गया, और उत्तर को हम बाद में लिखते हैं तो उत्तर बाद में हुआ। उत्तर पद अन्य पद भी होता है। तो दोस्तों, समास के कितने पद होते हैं? समास के 2 पद होते हैं। दोस्तों, 4th नंबर क्वेश्चन है,
जिस समास में दूसरा पद प्रधान रहता है उसे कौन सा समास कहते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, तो दोस्तों वहाँ पर कौन सा समास होता है। दोस्तों द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है, और जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसमें कौन सा समास होता है। तत्पुरुष समास की बात की जाए तो दोस्तों तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। बात करते हैं नेक्स्ट पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, जिस समास में दोनों पद प्रधान रहता है तो उसे कौन सा समास कहते हैं। जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो तो दोस्तों उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास में दोस्तों दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। क्योंकि द्वंद्व समास कैसे होता है, जैसे कि बात की जाए माता पिता, माता पिता, माता पिता में दोस्तों ये जो योजक चिन्ह लगा है यही इसकी मुख्य पहचान होती है। तो दोस्तों इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, इसे याद रखें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में पहला या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे कौन सा समास कहते हैं। दोस्तों हमने अभी बताया था कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद ऐसे समझें। और द्वंद्व समास में दोनों पद होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और एक समास ऐसा भी होता है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, उसका हमेशा अलग अर्थ निकलता है, और जिसका समास विग्रह करने पर बाला बाली जिसकी लगते हैं। तो जैसे कि बात की जाए दशानन अर्थात रावण, यानी कि दशानन का अर्थ दूसरा निकला, और उसका अगर समास विग्रह करेंगे तो होगा कि 10 मूढ़ बाला अर्थात रावण, यानी कि यहाँ पर आ गया बाला। तो दोस्तों इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और इसका दूसरा अर्थ निकलता है। तो जिस समास में पहले या पद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे कौन सा समास कहते हैं, तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हुआ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो। पूर्व पद गौड़ हो मतलब कि मुख्य हो, तो दोस्तों वह कौन सा समास होता है। तो दोस्तों उत्तर पद प्रधान हो, अभी आपको बताया था, उत्तर पद बोल दें या द्वितीय पद बोल दें या बोल दें पूर्व पद गौड़, यानी पूर्व पद प्रधान। तो दोस्तों पूर्व पद गौड़ हो तो दोस्तों उसे कौन सा समास कहते हैं। तो दोस्तों ऐसा तत्पुरुष समास में होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौड़ होता है। तो दोस्तों तत्पुरुष समास को याद रखें। तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या होगा दोस्तों, जैसे उस तत्पुरुष समास के उदाहरण में हमेशा विभक्तियां होती हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है उसे कौन सा समास कहते हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय। अभी मैंने आपको बताया था कि संख्यावाची द्विगु समास, हमेशा संख्यावाची शब्द आते हैं द्विगु समास में। तो दोस्तों याद रखें कि द्विगु समास हमेशा संख्यावाची होता है। और अव्ययी भाव समास का एक ट्रिक है कि इसमें प्रत्यय, उप, आय, ये अव्यय जुड़े हुए होते हैं अव्ययी भाव समास में। तो ऐसे याद रखें दोस्तों अव्ययी भाव समास की बात करें तो अव्ययी भाव समास में क्या क्या होता है यहाँ पर हम लिख के बताते हैं आपको। इस समास में हमेशा पहला पद प्रधान हो या अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या पहला पद प्रधान हो या अव्यय हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। दोस्तों इसमें आपको ट्रिक बताएं तो जैसे कि सा या अनु या प्रति या भर, ये आदि शब्द लगे होते हैं तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो तो उसे कौन सा समास कहेंगे। दोस्तों हम प्रत्येक समास को अच्छे से समझेंगे, विद एग्जाम्पल समझेंगे
आपको इसी में पूरा समझा देंगे कि कौन से समास में अव्यय आता है, कौन से समास का प्रथम पद गौड़ होता है, मुख्य होता है, प्रधान होता है, किसमें संख्यावाची होता है, किसमें योजक चिन्ह लगता है। ये सब समझते हुए चलेंगे, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो दोस्तों ये है कि जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष हो तो उसे कौन सा समास कहेंगे। तो दोस्तों जैसे कि अभी एग्जाम्पल आया था, क्या एग्जाम्पल था, आपको मैंने बताया था कि कमल चरण, दोस्तों अभी मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन कराया था कि चरण कमल। तो दोस्तों इसमें पहला शब्द है ये विशेषण है, ये विशेषता बता रहा है, और दूसरा है ये विशेष है कि कमल के समान चरण हैं। क्या है? कमल के समान चरण हैं, यानी कि दोस्तों तो कर्मधारय समास, इसे याद रखें, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कर्मधारय समास में पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष से होता है दोस्तों, तो इसे भी याद रखें। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष हो तो उसे कर्मधारय समास कहेंगे। ये एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तवर्षी में कौन सा समास है। तो दोस्तों इस पर बात करें, सप्तवर्षी हमने आपको पहले ही बताया था कि 0 से 9 तक, 0 से 9 तक और 100 से ऊपर जहाँ पर संख्यावाची आए तो वहाँ पर हमेशा द्विगु समास लगाना है बिना सोचे समझे। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। संस्कृत में क्या होता है, संस्कृत में कुछ ऐसे समास होते हैं जिनमें अव्ययी भाव समास होता है संख्यावाची, जैसे कि पंचवटी, पंचगंगम, तो इसमें द्विगु समास नहीं होता है, अव्ययी भाव समास होता है दोस्तों। लेकिन हिंदी में संख्यावाची शब्दों में हमेशा द्विगु समास होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथारुचि में कौन सा समास है। यथारुचि हमने अभी आपको बताया था, जहाँ पर यथा, भर, अति, उपो और अव्यय शब्दों, यथा जो शब्द है, यथा शब्द है जो, यथा क्या है, ये अव्यय शब्द है। क्या है? अव्यय। ये अव्यय शब्द है तो अव्यय शब्द होगा जहाँ पर, तो वो दोस्तों वहाँ पर हमेशा अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास की यही पहचान है कि दोस्तों उसमें हमेशा अव्ययी पद होते हैं, और दोस्तों जिसका पहला पद प्रधान हो या पहला पद अव्यय हो तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। तो दोस्तों यथारुचि में अव्ययी भाव समास होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास नहीं है। इसमें 3 कर्मधारय समास हैं और एक में कर्मधारय समास नहीं है, तो उसे आपको बताना है कि कौन से में कर्मधारय समास नहीं है। भला बुरा, इसमें भी विशेषण विशेष है। ऊंच नीच, इसमें भी विशेषण विशेष है दोस्तों। और बात की जाए दिया बत्ती, इसमें भी विशेषण विशेष है। तो दोस्तों कर्मधारय समास कौन से में है, कौन से में नहीं है। तो दोस्तों अधमरा, अधमरा यानी कि आधा मरा हुआ, तो दोस्तों इसमें कर्मधारय समास नहीं है। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए सही हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है। दोस्तों गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है, जहाँ पर द्वंद्व होगा, क्योंकि द्वंद्व नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गुरुदेव को अगर विग्रह करें तो यहाँ पर कोई भी योजक चिन्ह नहीं आएगा। अव्ययी भाव क्यों नहीं होगा, इसका पहला पद प्रधान नहीं है और ना कोई अव्यय शब्द है। और बहुब्री समास क्यों नहीं होगा दोस्तों, बहुब्री समास इसलिए नहीं होगा, इसमें गुरुदेव को अगर समास विग्रह करें तो इसमें कोई भी अलग अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसलिए इसमें कौन सा समास होगा दोस्तों, तो इसमें होगा कर्मधारय समास। दोस्तों कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट को दोस्तों, बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है। बारहसिंगा, इसकी बात की जाए तो दोस्तों हमने आपको उतने टाइम कई बार 2-3 बार बता चुके हैं कि जहाँ पर संख्यावाची हो तो वहाँ पर द्विगु समास होगा। और हमने एक पॉइंट और बताया था कि कितना, 0 से 9 तक और 100 से ऊपर,
अगर हम ये बात आपको नहीं बताए होते तो आप यहाँ पर धोखा खा जाएंगे और क्वेश्चन गलत कर देंगे। आप देखेंगे कि 12 सिंगा, यानी कि यहाँ पर तो संख्यावाची है 12 हैं, तो आप यहाँ पर द्विगु समास लगा देंगे और द्विगु ऑप्शन में फर्स्ट नंबर पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है। 12 सिंगा का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो निकलेगा अर्थ 12 सींग वाला, अर्थात यानी कि हिरण होता है 12 सींग वाला। तो दोस्तों इसका अलग अर्थ निकलता है बाला, बाली, जिसका, जिसकी, यानी कि दूसरा कोई भी पद प्रधान नहीं है लेकिन संख्यावाची है। लेकिन संख्यावाची में भी 0 से 9 तक और 100 से ऊपर वाला होना चाहिए। तो दोस्तों 12 सिंगा में बहुब्री समास होगा, इसे आप अच्छे से याद रखें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों कर्मधारय की बात की जाए, पाठशाला यानी कि पढ़ने के लिए पाठशाला, यानी कि यहाँ पे भी अलग अर्थ निकलेगा। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात यानी कि शिव। और गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, यानी कि इसका भी अलग अर्थ निकलेगा। लेकिन श्वेत पत्र, यानी यहाँ पर ये विशेषण विशेष्य हैं, ये बता रहा है कि श्वेत यानी कि सफ़ेद पत्र है, यानी कि पत्र की विशेषता है कि वो सफ़ेद है। तो दोस्तों श्वेत पत्र में कर्मधारय समास होगा। दोस्तों बात करते हैं परमानंद शब्द में कौन सा समास है। परमानंद शब्द की बात की जाए तो ये एग्जाम्पल ऐसे हैं, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम्पल। तो दोस्तों परमानंद की बात की जाए, परम आनंद, वाह भाई, परमानंद यानी कि परम आनंद, इसमें भी विशेषण विशेष्य है। तो दोस्तों इसमें कर्मधारय समास होगा। जहाँ पर कर्मधारय समास वहीं होगा जहाँ पर कोई किसी शब्द की विशेषता बता रहा हो। परम आनंद की विशेषता बताई जाएगी, परम आनंद यानी बहुत अच्छा सुख, इतना अच्छा सुख कहीं नहीं है, तो वो परम आनंद होता है। तो वहाँ पर विशेषता बता रहा है। तो दोस्तों जहाँ पर विशेषण विशेष हो, उसकी विशेषता बताता है विशेषण विशेष की, तो वहाँ पर हमेशा कर्मधारय समास होता है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा समास का भाग नहीं है। अव्ययीभाव समास, कर्म कारक समास, द्वंद्व समास, कर्म बहुब्री समास। दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं एग्जाम में तो आप चकरा जाएंगे। ये सरल क्वेश्चन लगेंगे आपको क्योंकि हम यहाँ पे समझा रहे हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाएं तो आप चकरा जाएंगे। आप अव्ययीभाव समास पढ़ेंगे, कर्म कारक नहीं पढ़ेंगे, आप कर्मधारय समास पढ़ लेंगे और द्वंद्व समास पढ़ेंगे, बहुब्री समास पढ़ेंगे, फिर आपको टाइम लगेगा। लेकिन आपको हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। एक नज़र में पहली बार में ही क्वेश्चन को ऐसे समझ पढ़ लें कि आपको दोबारा टाइम ना लगे। तो दोस्तों बी ऑप्शन सही होगा। कर्म कारक समास का भाग नहीं होता, कर्म कारक चिन्ह होता है, द्वितीय विभक्ति में आता है दोस्तों ये। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है। दोस्तों ये हमने चिन्ह लगा दिया है यहाँ पर, आप देखें ये अभी हमने आपको लिख के दिखाया था कि द्वंद्व, आप ऐसे याद रखें कि यहाँ पर ये ना बना है, ये ना समझें, आप यहाँ योजक चिन्ह समझें। और यहाँ पर दो हैं, द्वंद्व होता है, तो यानी कि इसमें दोनों पद प्रधान होंगे। ये भी अपने आप को ऐठ के बैठा है कि मैं राजा हूँ, ये भी अपने आप को बैठा है कि मैं राजा हूँ। ये दोनों बराबर हैं, दोनों अक्षर भी सेम है, दोनों अक्षर बराबर हैं। ये अब समझ रहा कि मैं राजा हूँ ये, और ये समझ रहा कि मैं राजा हूँ। तो दोस्तों इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन से समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोस्तों ऐसे ही हंसते खेलते समझते हुए चलें, एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा रहता है। दोस्तों संख्यावाची की बात की जाए तो वहाँ पर बिना सोचे समझे हम द्विगु समास लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, द्विगु समास लगाएंगे। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, अंतिम पद संज्ञा होता है। तो दोस्तों समय नहीं गंवाएंगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है, जिनमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अन्य अर्थ प्रधान होता है, वह कौन सा समास होता है। दोस्तों अभी मैंने बताया था कि एक समास ऐसा होता है जिसका समास विग्रह करने पर बाला, बाली, जिसका, जिसकी, अर्थात दूसरा अर्थ निकलता है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात दूसरा पद भी प्रधान, दूसरा अर्थ निकलता है। तो दोस्तों उसे बहुब्री समास कहते हैं। बहुब्री समास की प्रधान यही खासियत है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और इसकी समास विग्रह करने पर दूसरा अर्थ निकलता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का ए ऑप्शन सही हुआ आपका। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलमग्न शब्द में कौन सा समास है। हमने आपको बताया था, जहाँ पर भी आपको लगे कि
समास विग्रह करते समय आपको कारक विभक्तियाँ प्रयोग करनी पड़ रही हैं, तो दोस्तों वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है, यानी कि जल में मग्न, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास होगा दोस्तों? तो वज्रपाणी की बात की जाए, वज्र है जिसके हाथ में, पाड़ी मीन्स बोलते हैं हाथ, किसके हाथ में वज्र है? तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा अर्थ निकलेगा। तो दोस्तों जहाँ पर भी दूसरा अर्थ निकले वहाँ पर बहुब्रीहि समास मार दीजिए। यहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं हो और दूसरा अर्थ निकले वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी की बात की जाए तो पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी यानी कि 5, ये संख्यावाची आ गया। तो जहाँ पर भी संख्यावाची आए तो वहाँ पर आपको द्विगु समास लगाना है। समय नहीं गवाएंगे दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, तो एक शेयर तो बनता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, इस वाक्य में घास फूस में कौन सा समास है? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप द्वंद्व लिखें तो ये समझता है मैं राजा हूँ, ये समझता है मैं राजा हूँ। दोस्तों ये दोनों खुद को राजा समझते हैं और ये यानी कि इनमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी राजा नौकर नहीं होता, ये दोनों खुद में राजा समझते हैं। और बीच में जो ये आ जाता है ये ना, ये कहता है कि मैं योजक चिन्ह हूँ। तो जहाँ पर भी योजक चिन्ह आए, घास फूस के बीच में आप देख रहे होंगे योजक चिन्ह होगा, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। ये द्वंद्व गलत लिखा है, द्वंद्व ऐसे लिखा जाता है जैसे मैंने लिखा है दोस्तों। तो यहाँ पर घास फूस में द्वंद्व समास होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास की बात की जाए तो कौन सा है? हसमुख, हथकड़ी, यथाक्रम, शूलपाणी। दोस्तों यथा, यथा, भर, अति, उप, ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। कौन से होते हैं? अव्ययी भाव समास के उदाहरण यथा, अपि, ये सभी अव्ययी शब्द होते हैं, ये सभी अव्ययी शब्द होते हैं। और शूल है पाणी में जिसके, यानी कि जिसके आ जाए या बाली आ जाए या बाला आ जाए और जिसका आ जाए शूल पाणी, तो इसमें दूसरा अर्थ निकल रहा है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, तो शूल पाणी में कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास होगा। तो 27 का ए ऑप्शन सही होगा आपका। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा द्विगु समास है? द्विगु समास के बारे में आपको बताया था, जहाँ पर भी संख्यावाची आपको दिखे तो वहाँ पर द्विगु समास लगा देना है। संख्यावाची चतुर्भुज में है द्विगु समास है। भुज दंड, भुजाओं में है दंड। माखन चोर, माखन को चुराने वाला यानी कि तत्पुरुष। भला बुरा यानी कि भला और बुरा, यानी कि योजक चिन्ह लगा है तो द्वंद्व समास होगा। चतुर्भुज में 4 भुजाओं वाला लो, तो दोस्तों यहाँ पर द्विगु समास है, लेकिन बाला आ जाए तो ये बहुब्रीहि समास में नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोस्तों कोई बहुब्रीहि समास के उदाहरण ज़्यादातर भगवान जी के नाम पर होते हैं। दोस्तों प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा? दोस्तों हम आपको पहले ही ट्रिक बता चुके हैं कि जहाँ पर प्रति, उप, भर, यथा, ये सभी अव्यय शब्द आए। अव्यय कौन होते हैं वो तो आप जानते होंगे। ना व्ययम इति अव्ययम, अव्यय को क्या कहते हैं? ना व्ययम इति अव्ययम, उस अव्यय का व्यय नहीं हो सकता है, उसे अव्यय कहते हैं दोस्तों। जहाँ पर अव्यय शब्द आएंगे तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। तो प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? यथा, भर, अपि, अति, प्रति, उप, ये सभी अव्यय शब्द होते हैं। हमें समय नहीं गंवाना है, बिना सोचे समझे अव्ययी भाव समास लगा देंगे। 31 का बी ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों 32 यानी कि
32वां क्वेश्चन है कि धनुर्बाण में किस तरह का समास है? बहुब्री समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है। दोस्तों ये द्वंद्व गलत लिखा है। द्वंद्व, माफ़ी चाहूँगा मैं, द्वंद्व ऐसे लिखा जाता है, ये प्रिंट गलत हो गई है। तो दोस्तों धनुर्बाण में किस तरह का समास है दोस्तों? तो दोस्तों बात की जाए धनुर्बाण का अगर समास विग्रह करेंगे तो अलग अलग लिखा जाएगा। और कैसे लिखा जाएगा अभी आपको बताते हैं। धनुष और बाण, तो दोस्तों इसके बीच योजक चिन्ह आएगा या और शब्द आएगा दोस्तों। तो इसमें धनुष और बाण यानी कि दोनों पद प्रधान है, तो दोस्तों इसलिए धनुर्बाण में द्वंद्व समास हुआ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है शोकाकुल में किस तरह का समास होगा? शोकाकुल यानी कि तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय समास होगा, बहुब्री समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। तो दोस्तों कौन सा समास होगा शोकाकुल में? दोस्तों शोक से आकुल यानी कि इसमें कारक चिन्हों की विभक्तियां दिख रही हैं। तो दोस्तों जहां पर भी विभक्तियां दिखें तो वहां पर हमें बिना सोचे समझे तत्पुरुष समास लगा देना है। और दोस्तों जहां पर कोई भी अलग अर्थ निकले वहां पर बहुब्री समास लगा देना है। और जहां पर दोस्तों कोई अव्यय शब्द दिखे तो वहां पर अव्ययी भाव समास लगा देना है। और जहां पर विशेषण विशेष्य दिखे तो वहां पर कर्मधारय समास लगा देना है। और दोस्तों जहां पर योजक चिन्ह दिखे और दिखे दोनों पद में प्रधान दिखें तो वहाँ पर द्वंद्व समास लगा देना है। और दोस्तों जहाँ पर संख्यावाची प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा हो तो वहाँ पर हमें द्विग समास लगा देना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 यानी कि 34, अकाल पीड़ित शब्द में कौन सा समास होगा? दोस्तों थोड़ा पानी पी लेते हैं, गला सूख रहा है। तो दोस्तों अकाल पीड़ित शब्द में कौन सा समास होगा? तो दोस्तों बात की जाए अकाल पीड़ित यानी कि अकाल पीड़ित का अगर आप समास विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? इसे आप लिखेंगे कि अकाल से पीड़ित। अकाल से पीड़ित होगा, गलत लिख गया, समझ लें आप। अकाल पीड़ित शब्द में कौन सा समास होगा? अकाल से पीड़ित यानी कि यहाँ पर दोस्तों कर्मधारय समास होगा, द्वंद्व समास होगा, तत्पुरुष होगा, बहुब्री होगा, कौन सा समास होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों अकाल से पीड़ित यानी कि यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से यानी कि यहाँ पर करण तत्पुरुष समास होगा। तो दोस्तों यहाँ पर विभक्तियाँ दिख रही हैं तो दोस्तों तत्पुरुष समास होगा। और कौन सा तत्पुरुष समास होगा? तृतीय तत्पुरुष समास होगा यानी कि करण तत्पुरुष समास होगा। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जय पराजय में कौन सा समास होगा? जय पराजय की बात की जाए तो जय और पराजय अगर आप इसका समास विग्रह करेंगे तो कैसे लिखेंगे? जय डैश पराजय, ऐसे लिखा जाएगा जय और पराजय। तो जहाँ पर योजक चिन्ह लग जाए तो वहाँ पर सीधी सी बात है कि द्वंद्व समास होगा। ये जो द्वंद्व लिखा है ये सही है, यहाँ पर आधा दा है और आधा दा है और वाह पूरा है, लेकिन वैसे लिखते हैं तो वो ऐसे लिखा जाता है ऐसे। तो ये दोस्तों यहाँ पर ये जो वाह है ये पूरा होता है और दा है वो अधूरा होता है। तो दोस्तों ये द्वंद्व समास बिल्कुल सही लिखा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्णकुटी में कौन सा समास होगा? पर्णकुटी की बात की जाए तो द्वंद्व समास होगा, कर्मधारय समास होगा, बहुब्री समास होगा या तत्पुरुष समास होगा। पर्ण की कुटी यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर दोस्तों कारक चिन्ह का लोप है तो तत्पुरुष समास हम लगा देंगे कि बिना सोचे समझे तत्पुरुष समास लगा देंगे पर्णकुटी में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों 37 यानी कि 37 क्वेश्चन है कि सिंह द्वार में कौन सा समास होगा? सिंह द्वार यानी कि इसमें भी आप देखेंगे सिंह के द्वार यानी कि यहाँ पर विभक्तियाँ दिख रही हैं। तो दोस्तों जहाँ पर विभक्ति दिखे वहाँ पर हमें बिना सोचे समझे तत्पुरुष समास लगा देना है। दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन है नर बच्ची शब्द में कौन सा समास है? नर है
नर के समान भक्षी यानी कि भक्षण करने वाला, यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी तत्पुरुष समास होगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर तत्पुरुष समास होगा। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलोत्पलम शब्द में कौन सा समास होगा। नीलोत्पलम शब्द में कर्मधारय समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। तो दोस्तों नीलोत्पलम में कौन सा समास होगा। नीलोत्पलम में कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा, कर्मधारय, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा आपका। यहाँ पर विशेषण विशेष है, इसलिए यहाँ पर नीलोत्पलम में कर्मधारय समास हुआ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, धनंजय में कौन सा समास होगा। धनंजय द्वंद्व समास होगा, कर्मधारय समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा या अव्ययी भाव समास होगा। दोस्तों धनंजय एक महाभारत में भी थे और कई धनंजय हुए हैं। दोस्तों धनंजय की बात की जाए तो धनंजय को अगर आप विग्रह करेंगे तो कोई भी इसमें विशेषण विशेष से नहीं होगा, तो इसलिए आपका कर्मधारय समास नहीं होगा। अगर आपको क्वेश्चन आ नहीं रहा है तो उसे पहले ऑप्शन को कट करना सीखें। और इसमें दोस्तों कोई भी अव्यय शब्द नहीं है तो इसमें अव्ययी भाव समास नहीं होगा। और दोस्तों इसके दोनों पद प्रधान नहीं है, ना इसमें कोई योजक चिन्ह है, तो दोस्तों इसमें द्वंद्व समास भी नहीं होगा। तो दोस्तों कौन सा समास होगा, तो दोस्तों धनंजय में बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा धनंजय में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनमाना में कौन सा समास होगा। आज हमने समास के ऊपर ही वीडियो बनाई है और समास के प्रत्येक तरह के क्वेश्चन जैसे भी पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन से समास में पहला पद प्रधान होता है, कौन से में संख्यावाची होता है, कौन से में योजक चिन्ह आता है, कौन से में अव्यय लगता है, कौन से का दूसरा अर्थ निकलता है, कौन से में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो दोस्तों प्रत्येक तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व करने की कोशिश की है और कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन पर कि मनमाना में कौन सा समास होगा। तो दोस्तों मनमाना, अब यहाँ पर आप क्वेश्चन को कट करना सीखें कि यहाँ पर कौन सा नहीं होगा। अगर आपने ये जान लिया कि कौन सा होगा तो वो ज़रूरी नहीं है कि कौन सा नहीं होगा ये जानना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं मनमाना ही आ जाए, तो आपको समास के एग्जाम्पल भी देखना ज़रूरी है और समास को समझना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों इसमें कोई भी अव्यय शब्द नहीं है, तो ये अव्ययी भाव समास गलत हो गया, क्योंकि और इसमें कोई भी विशेषण विशेष नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया। और दोस्तों इसमें इसका कोई अगर समास विग्रह करें तो इसमें कोई अलग अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये गलत हो गया। तो दोस्तों 3 तो गलत हो गए, बचेगा कौन सा, तत्पुरुष समास। क्यों, अगर आप इसका समास विग्रह करेंगे तो मन माना यानी कि मन मर्जी का मालिक, यानी कि मन का माना, तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास होगा। यानी कि कौन सा समास होगा दोस्तों, कर्म तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास होगा दोस्तों, और कर्म तत्पुरुष समास होगा, द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कौन सा तत्पुरुष समास में कौन सा समास है, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना संबंध का कि क्या अधिकरण है वो अरे। तो दोस्तों बात करें हानि लाभ में कौन सा समास होगा। हानि और लाभ, दोस्तों किसी भी सिक्के के एक पहलू नहीं 2 पहलू होते हैं, हेड या टेल। तो ज़िंदगी के भी 2 पहलू होते हैं, कोई भी काम करोगे उसमें हानि होगी या लाभ होगी। दोस्तों हम भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं और हम भी इतना प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों हमें भी नहीं पता है हम सफल होंगे या असफल होंगे, लेकिन मेरा एक दृढ़ निश्चय है कि मैं एक दिन सफलता पा लूँगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 साल बाद, 1 साल बाद नहीं तो 4 साल बाद। ज़िंदगी रहेगी तो सफलता ज़रूर पाएंगे। तो दोस्तों हमेशा ज़िंदगी के 2 पहलू होते हैं, हमेशा हानि नहीं होती है, हमेशा लाभ नहीं होता है दोस्तों। तो हानि लाभ में कौन सा समास होगा इसके बारे में बात करते हैं। द्वैध समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हानि लाभ में कौन सा समास होगा, द्वैध समास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसमें कोई भी संख्यावाची शब्द नहीं है। और तत्पुरुष समास नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका अगर हम समास विग्रह करें तो इसमें दोस्तों कोई भी विभक्ति का लोप नहीं हुआ है। और अव्ययी भाव समास क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी अव्यय शब्द नहीं है।
तो दोस्तों कौन सा समास होगा? हानि और लाभ, यानी कि हमने आपको बताया था जहाँ पर डंडा आ जाए, वो कहे कि हम राजा हैं, वो कहे कि हम राजा हैं, दोनों राजा हैं, दोनों के बीच में दरार पड़ गई, यानी कि दोनों राजा हैं, दोनों पद प्रधान होंगे और बीच में योजक चिन्ह आएगा। हानि और लाभ, हानि और लाभ लिखें या हानि और लाभ को योजक चिन्ह लगा के लिखें तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है दोस्तों। तो इसमें कोई भी समास इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन सही होगा। और इसमें कौन सा समास होगा? इसमें द्वंद्व समास होगा दोस्तों। 46 यानी कि 46 नंबर क्वेश्चन है कि लंबोदर किस समास का उदाहरण है? लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। उदर बोलते हैं पेट को उदर बोला जाता है। तो दोस्तों पेट किसका लंबा था? यानी कि गणेश जी का। दोस्तों बहुब्री समास का ये एक खासियत है कि बहुब्री समास में जितने भी उदाहरण हैं, ज़्यादातर मैंने बहुत उदाहरण पढ़े हैं, ज़्यादातर दोस्तों उसमें भगवान विष्णु, शंकर जी, गणेश जी और यही तमाम भगवान लोगों के नाम पर ही बहुब्री समास में होते हैं। तो दोस्तों लंबोदर किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों लंबोदर आपका बहुब्री समास का उदाहरण है। आपको ऑप्शन दिखा दें कि बहुब्री समास का, लंबोदर किस समास का उदाहरण है? बहुब्री समास का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों तिरंगा शब्द में समास होगा, ये बहुत ही जाना माना पहचाना क्वेश्चन है दोस्तों। इस पर हमेशा विवाद रहा है। क्यों विवाद रहा है दोस्तों? अगर इसका समास विग्रह करें दोस्तों, तिरंगा शब्द हमेशा विवादित रहा है। क्यों विवादित रहा है? अगर इसमें विशेषण विशेष की बात की जाए कि इसकी विशेषता बताई जाए कि 3 रंगों वाला, तो यहाँ पर बहुब्री समास भी होगा। और इसका समास विग्रह करें, विशेषण विशेष भी आता है इसमें, तो ये कर्मधारय समास भी होगा। और दोस्तों इसमें पहला पद संख्यावाची है तो ये द्विगु समास भी होगा। तो दोस्तों इसमें हम इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, हमने आपको ये सब बताने के लिए बताया था। लेकिन अगर दोस्तों अव्ययी भाव और द्वंद्व समास है और द्विगु समास है तो दोस्तों हमेशा प्रायोरिटी कर्मधारय समास को या बहुब्री समास को दें, उसके बाद द्विगु समास को देंगे। तो दोस्तों अभी हम इसका कोई भी ऑप्शन नहीं बताएंगे, लेकिन देखते हैं हमारे कंप्यूटर जी कौन सा ऑप्शन सही बता रहे हैं। द्विगु समास बता रहे हैं। दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में कौन सा द्वंद्व समास है? शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष, पापी पुण्य। दोस्तों किसमें है द्वंद्व समास? शोक से अकुल, सर्वोत्तम, सर्वी में उत्तम, वीर पुरुष, वीर हैं जो पुरुष, तो ये तीनों में तो होगा नहीं। हमने आपको बता दिया था द्वंद्व समास में कि दोनों ऐंठ के बैठे होते ही मैं राजा हूँ और बीच में उनके दरार पड़ जाती है, यानी कि योजक चिन्ह लग जाता है। तो यहाँ पर ये योजक चिन्ह लगा है, इसमें आप देखेंगे तो योजक चिन्ह लगा हुआ है द्वंद्व समास पाप और पुण्य के बीच। तो दोस्तों पाप और पुण्य में द्वंद्व समास होगा। दोस्तों 49 यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है 50 और उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उपकुल शब्द में कौन सा समास होगा? तो दोस्तों उपकुल क्या है? उपकुल दोस्तों उपकुल को आप देखें, उप क्या है? उप एक अव्यय है, भर एक अव्यय है, प्रति एक अव्यय है, आ एक अव्यय है, यथा एक अव्यय है, ये सभी अव्यय हैं। तो दोस्तों जहाँ पर अव्यय होंगे तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। तो दोस्तों उपकुल यानी कि 49 का आपका सी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है ये। और निर्विवाद शब्द में कौन सा समास होगा? 50 क्वेश्चन है और हमने 39 को मिनट में सॉल्व करने का प्रयास किए हैं। निर्विवाद शब्द में कौन सा समास होगा? तो दोस्तों निर्विवाद की बात की जाए तो दोस्तों इसमें कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। देखते हैं कंप्यूटर जी कौन सा ऑप्शन सही बताते हैं।
तो कंप्यूटर ने भी निर्विवाद में कर्मधारय समास बताया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो थोड़ी सी भी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। इतनी मेहनत मैंने की है तो आपका इतना तो फ़र्ज़ बनता है कि एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर ज़रूर। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में संधि और अव्यय इन पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों सभी को राम राम, जय श्री राम।